नमस्कार छात्रों, आज मैं एमए 4th सेमेस्टर वालों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको सरोज स्मृति का व्याख्या भाग पढ़ाऊँगा। देखिए, सरोज स्मृति में आगे की पंक्तियाँ ये हैं कि सोचा है न तो हो बार बार यह हिंदी का स्नेहोपहार, यह नहीं हार मेरी भास्वर, यह रत्न हार लोकोत्तरवर। अन्यथा जहाँ है भाव शुद्ध, साहित्य कला कौशल प्रबुद्ध, है दिए हुए मेरे प्रमाण, कुछ वहाँ प्राप्ति को समाधान। पार्श्व में अन्य रख कुशल हस्त, गद्य में पद्य में समाभ्यस्त। इन पंक्तियों का संदर्भ सबसे पहले हम परीक्षा में अगर ये पंक्तियाँ आती हैं तो लिखने का प्रयास करेंगे। संदर्भ में हम अलग कुछ रख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले संदर्भ में आप ये लिखेंगे कि ये पंक्तियाँ आई कहाँ से हैं और इनके लेखक कौन हैं। तो आप इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी के महेश कहे जाने वाले कवि महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की चर्चित कविता और हिंदी का पहला शोकगीत सरोज स्मृति से लिया गया है। फिर इसके बाद प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में इन पंक्तियों में निराला जी ने किन भावनाओं को व्यक्त किया है। तो पंक्ति को पढ़ने के बाद हमें यह पता चलता है कि इन पंक्तियों में निराला जी ने हिंदी साहित्य सेवा की साधना का वर्णन किया है कि हिंदी साहित्य सेवा से जो उन्हें प्राप्त हुआ है, हिंदी साहित्य सेवा में क्या क्या उन्हें मिला है। अब वो लाभ है कि हानि है, चाहे जो भी हो, लेकिन जो भी उन्हें प्राप्त हुआ है उस बात का वर्णन निराला जी ने इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। पहली पंक्ति में वो कहते हैं कि सोचा है न तो हो बार बार, अर्थात निराला जी साहित्य सेवा का स्मरण करते हुए कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि नत हो बार बार, अर्थात जिसके सामने नतमस्तक होकर मैं बार बार नतमस्तक हुआ हूँ। यह हिंदी कैसी है? स्नेहोपहार, मेरे स्नेह का यह उपहार है। उपहार रूप में क्या मिला है उन्हें, वो बताते हैं कि नत हो बार बार, कि हमेशा ही उन्हें निर्धनता ही मिली हुई है। जो उन्होंने हिंदी में रचना की है उसके लिए हमेशा निर्धनता प्राप्त हुई है और उसके लिए सबके सामने इनका सर हमेशा नीचे झुका रहता है। यह नहीं हार मेरी भास्वर, यह रत्न हार लोकोत्तरवर। फिर निराला जी कहते हैं कि यह हिंदी साहित्य की सेवा मेरी हार नहीं है, बिल्कुल मैं इसमें हारा नहीं हूँ। मैं बड़ी विनम्रता के साथ और गंभीरता के साथ विचार किया हूँ कि यह मेरी हिंदी सेवा और हिंदी प्रेम का उपहार मिला निर्धनता, लेकिन इस निर्धनता से मेरी कभी पराजय नहीं हुई है। हार यानी पराजय, अर्थात भले ही मुझे समाज में नतमस्तक होना पड़ा कि मेरे पास धन बिल्कुल भी नहीं है, किंतु यह मेरी पराजय बिल्कुल नहीं है कि मैं हिंदी को पढ़ना और पढ़ाना ही छोड़ दूं। यह मेरी पराजय नहीं है। यह बल्कि क्या है? रत्नाहार, कि यह मेरे लिए विजय का प्रतीक है और यह मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ ज्योतिर्मय लोकोत्तर, लोक से उत्तर, अर्थात लोक से आगे निकलकर लोक प्लस उत्तर से मिलकर लोकोत्तर बना है। तो आप देखिए, गुण संधि इसमें है, आप देखेंगे जब तो लोकोत्तर वर, यह रत्नाहार है लोकोत्तर, अर्थात इस लोक से इतर मुझे स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला यह साधन है, यह मेरी कोई पराजय नहीं है। इसमें निराला जी कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं अन्यथा जहाँ है भाव शुद्ध, और फिर उसके बाद कहते क्या है कि अन्यथा जहाँ है भाव शुद्ध, कि मेरे अंदर भाव की शुद्धता कूट कूट कर भरी हुई है। साहित्य कला कौशल प्रबुद्ध,
जिसमें साहित्य के कलात्मक कौशलता से परिपूर्ण विशुद्ध विचार भरे हुए हैं। वो कहते हैं कि मैंने जिस साहित्य की रचना की है वह कैसी है, वह पूर्ण सजगता के साथ की है, सजग रह करके उन्होंने की है। और क्या और आगे कहते हैं कि मेरे भाव और विचार अत्यंत शुद्ध और पवित्र हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि मेरी कलात्मकता भी कैसी है, प्रबुद्धात्मक, बेजोड़ है, जिसका कोई जोड़ नहीं है, जिसका कोई विशिष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। यह मेरी क्षमता का दिया हुआ प्रमाण है। मैंने जो रचना की है उस रचना कि मेरी रचनात्मक कौशल का यह प्रमाण है कि साहित्य कला कौशल के क्षेत्र में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कवि आते जाते रहे हैं, किंतु मैंने भी अपनी हिंदी साहित्य में धमक दिखा दी है। फिर आगे कहते हैं कि कुछ वहाँ प्राप्ति को समाधान की, फिर इसके बाद कहते हैं कि उसमें ढेर सारी साहित्यिक समस्याओं का समाधान है। मेरे साहित्य में बहुत सारी ऐसी साहित्यिक समस्याएं हैं जिनका समाधान हो सकता है। पार्श्व में पीछे अन्य रख कुशल हस्त। और फिर क्या है कि घनघोर जो उनकी आर्थिक समस्याएं वो उन्होंने क्या किया है, पीछे रख दिया है, उन्हें पीछे ढकेल दिया है। अन्य रख, उन्हें दूर रख करके कुशल हस्त अर्थात कुशलता पूर्वक आर्थिक विषमताओं के होते हुए भी मैंने हिंदी साहित्य में रचनाएं की है। गद्य में पद्य में समाभ्यस्त और उन समस्याओं के होते हुए भी मैंने गद्य में और पद्य में दोनों में अपनी सोच को समाहित करने का प्रयास किया है। मैंने हिंदी के लिए बहुत सारा कार्य करने का प्रयास किया है। इन पंक्तियों में निराला जी कहते हैं, सोचा है न तो भाव इन पंक्तियों का क्या है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में लेखन कार्य करते हैं, किंतु उन्हें जितना उपहार मिलना चाहिए, जिसके वे पात्र हैं, उसका आधा भी उपहार इन्हें नहीं मिलता है। तो इससे वे अत्यंत दुखी होते हैं। फिर भी कहीं भी वे हार नहीं मानते हैं। वे कहते हैं कि मुझे आज भले ही महत्ता न मिल रही हो, किंतु यह मेरी महत्ता मुझे स्वर्णमयी बनाती है कि जितनी ही महत्ता नहीं मिलती उतनी ही श्रेष्ठ रचनाओं का संकलन करने का प्रयास निराला जी ने किया। उन्होंने हिंदी का प्रथम शोक गीत लिखा, फिर इसके बाद कुकुरमुत्ता जैसी कविताएं, राम की शक्ति पूजा जैसी कविताएं, गीतिका, अणिमा, बेला, नए पत्ते, बहुत सारी रचनाएं करने का प्रयास इन्होंने किया है। वो इस हिंदी प्रेम को इन पंक्तियों में साहित्य सेवा से प्राप्त उपहार का वर्णन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया है। फिर इसमें जब हम खोजेंगे तो देखिए, इसमें छात्रों इन पंक्तियों की विशेषता यह है कि इसमें पहली भाषा जो है, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का है। जैसे स्नेहोपहार, भास्वर, लोकोत्तर, ये जो शब्द हैं संस्कृत से हूबहू इधर आए हुए हैं। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग निराला जी ने इन पंक्तियों में किया है। फिर इसके बाद दूसरी विशेषता क्या है कि अपने हिंदी प्रेम का दर्शन पाठकों को कराने का प्रयास निराला जी ने किया है। फिर इसके बाद अगली पंक्ति है, इसके आगे निराला जी निम्न पंक्तियों में कहते हैं, देखते वे हंसते हुए प्रवर, जो देखते रहे सदा समर, एक साथ जब शतघात घुर्ड, आते थे मुझ पर तुले तुर्ड, देखता रहा मैं खड़ा पल, वह सरक छेप वह रण कौशल, व्यक्त हो चुका चित्कारोत्कल, क्रुद्ध युद्ध का रुद्ध कंठफल। इन पंक्तियों में निराला जी अपने कठोर भावना का, अपनी साहित्य सेवा का वर्णन करते हुए आगे बताने का प्रयास करते हैं कि उनसे जो अन्य बड़े कवि थे वे किस तरह से इन पर कुठाराघात किया करते थे।
सबसे पहले जब हमें पंक्ति प्राप्त हुई तो हम क्या करते हैं, संदर्भ लिखते हैं। तो इन पंक्तियों का संदर्भ क्या है? संदर्भ यह है कि प्रस्तुत ये पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी काव्य के प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कविता और हिंदी का पहला शोक गीत सरोज स्मृति से ली गई हैं। अब फिर इसके बाद प्रसंग लिखते हैं। तो प्रसंग में क्या लिखते हैं कि इन पंक्तियों में कवि ने, हमने पंक्ति पढ़ा तो हमें किस भावना का प्रवेश मिला, कि किस भावना को लेकर ये पंक्तियां हैं, तो हमें यह मिला कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपने से बड़े जो कवि थे उनकी निंदा करते हुए प्रतीत होते हैं। तो जब आप प्रसंग लिखेंगे तो लिखेंगे इन पंक्तियों में निराला जी ने हिंदी साहित्य सेवा के क्षेत्र में अपने से बड़े कवियों की निंदा व्यक्त की है। निंदा क्या की है? देखते हुए हंसते हुए प्रवर, देखे हुए हंसते हुए प्रवर। देखे मैं यानी मैंने देख लिए हैं, हंसते यानी प्रसन्न चित्त मुद्रा में हुए प्रवर, अर्थात मैंने अपने से बड़े जो भी कवि थे मैंने उनके बड़े बड़े लेखकों को देखा हुआ है कि जिन्होंने मेरी रचनाओं का खूब उपहास किया है, खूब प्रसन्न रहे हैं, खूब मेरी रचनाओं का मजाक उड़ाते रहते थे, जो देखते रहे सदा समर। और वे कैसे कवि थे? वे ऐसे कवि थे, ऐसी मेरी रचनाओं का उपहास किया उन कवियों ने जो इतनी ज़्यादा भी बुरी नहीं थी। साहित्य के क्षेत्र में वे मेरी कृतियाँ लगातार नवीन विधाओं का प्रणयन करने वाली रही थी। इसके बारे में निराला जी कहते हैं कि जो देखते रहे सदा समर, अर्थात मेरी रचनाओं को वे लगातार एकनिष्ठ होकर देख रहे हैं और लगातार मेरी बुराइयां करते चले जा रहे हैं। मेरी रचनाएं जबकि उतनी बुरी नहीं हैं। एक साथ जब शतघात घुर्ड, वो जो साहित्यिक सेठ हैं मुझसे जो उम्र में बड़े हैं, वे इस तरह के कवि हैं जो कैसे हैं, जो सरेआम मेरी रचनाओं का विरोध करते हैं। वे कवि कैसे हैं? वे ऐसे हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ सत घात घुर्ड, युद्ध खुलेआम छेड़ दिया हो, मेरे ऊपर घात प्रतिघात करते रहे थे। वे आते थे मुझ पर तुले तुड़, कि पहली बात तो वो मेरी रचनाओं को देखकर मेरी रचनाओं का उपहास करते थे, देखते रहे सदा समर, और मुझे देखकर भी मेरे सामने ही उन रचनाओं का विरोध करते थे। एक साथ जब सत घात घुर्ड और चारों तरफ से वे साहित्यिक मठाधीश एकत्र होकर मेरे ऊपर घात किया करते थे, युद्ध छेड़ दिया करते थे और शब्दों का ऐसा घात किया करते थे कि मैं उनको सहन नहीं कर पाता था। मेरे ऊपर हमेशा एक क्षिप्रता सी आ जाती थी और उनका शब्द कौशल और उनकी बाण वर्षा ऐसी होती थी कि मैं निर्निमेष खड़ा होकर बस केवल देखता ही रहता था और उन रचनाओं में मैं विशिष्टता अपनी नहीं प्राप्त कर पाता था। मैं केवल अपलक अर्थात हताश और निराश, अपने बल और शब्द कौशल से हताश और निराश होकर केवल खड़े होकर मैं अपलक बिना पलक झपकाए केवल खड़ा रहता था। वह सरक्षेप, वह रण कौशल, वह सरक्षेप अर्थात मैं उनके द्वारा छोड़े जा रहे बाणों को केवल सहन करता हुआ बाण वर्षा और युद्ध कौशल को चुपचाप खड़े होकर निर्निमेष सहता रहता था और एक दृष्टि से
देखा करता था, क्योंकि निरर्थक प्रतिरोधों का उत्तर देने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं था। मैं वो बिल्कुल भी नहीं कर पाता था जो होना चाहिए था। यहाँ पर निराला जी अपनी भावना व्यक्त करते हुए बताते हैं, व्यक्त हो चुका चित्कारोत्कल क्रुद्ध युद्ध का रुद्ध कंठ फल। आगे कहते हैं निराला जी कि व्यक्त हो चुका चित्कारोत्कल, और क्या होता था, मेरे ऊपर क्रोधपूर्ण और निर्बंध चित्कार की, अर्थात इतनी तेजी से वे मेरी रचनाएं देखकर चिल्लाते थे कि मैं चित्कार उठता था, चीख पुकार मेरी निकलने लगती थी। अंदर अंदर से सामने मैं दिखाने का प्रयत्न नहीं करता था, लेकिन उनकी जो वाण वर्षा होती थी इतनी कठोर और इतनी खतरनाक होती थी कि मेरी आत्मा के अंदर से चित्कार, चीख और पुकार निकल पड़ती थी। क्रुद्ध युद्ध का रुद्ध कंठ फल, यानी क्रोध से परिपूर्ण होकर निर्बंध रूप से मेरे ऊपर चिल्लाने वालों का गला ही बैठ जाता था और अंत में उन्हें चुप होना ही पड़ता था। निराला जी कहते हैं कि जिस काव्य छवि को लोग अभी तक लांछित करते आए हैं उसका मजाक बनते हुए मुझे अत्यंत बुरा लगता था, लेकिन मैं क्या करूं, क्योंकि मैं एक कवि था और हिंदी ऊपर से एक कवि था, ऊपर से हिंदी का कवि था। ऐसी भाषा जिसकी माता स्वयं ही संस्कृत है, तो मैं कैसे उन लोगों का विरोध कर लेता। अर्थात यहाँ पर भाव यह निराला जी ने व्यक्त किया है कि जब वे अपनी रचनाएं लेकर साहित्यिक पत्रिकाओं के संपादकों के पास जाते थे, तो जो संपादक होते थे इनके ऊपर पहले तो इनकी रचनाओं को देखकर उनका मजाक उड़ाते थे। मजाक उड़ाने के बाद 2-4 शब्द में लिखकर इनकी रचनाएं वापस कर देते थे। फिर इसके बाद जब मैं फिर भी खड़ा रहता था तो वो मेरे ऊपर शब्दों का ऐसा जाल फेंकते थे, ऐसा जाल फेंकते थे कि मेरा हृदय उन शब्दों के जाल से ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे कोई धनुष बाण की वर्षा मेरे हृदय पर कर रहा हो और कुठाराघात कर रहा हो। वो मेरे लिए असहनीय थी। फिर इसके बाद क्रोधित होकर के वे मेरे ऊपर चीख पड़ते थे, और चीखने वाले जो साहित्यकार सेठ थे उनका गला भी मेरी रचनाओं को देखकर बैठ जाता था। किंतु मैं उन सब बातों को देखकर अत्यंत केवल दुखी होता था। दुखी होने के अलावा मेरे पास कोई भी मार्ग नहीं बचा रह जाता था और मैं अपनी रचनाओं को लेकर उसी तरह से अपलक वापस लौट आता था। देखिए, इन पंक्तियों में निराला जी अपनी दुख की भावना को व्यक्त करते हैं। अतः काव्य सौंदर्य में पहला तो आप लिखेंगे कि शांत रस है, फिर इसके बाद अपने हृदय पर कुठाराघात किए जाने पर अपने साहित्यिक प्रेमी होने का दर्शन निराला जी ने इन पंक्तियों में कराया है। भाषा सरल, सहज, प्रवाहमयी, खड़ी बोली, छंद मुक्तक छंद से युक्त रचना, पुत्री, और इसके अलावा हिंदी का प्रसिद्ध शोक गीत भी आप लिख देंगे। फिर इसके बाद अगली पंक्ति है, आगे निराला जी अपनी निम्न पंक्तियों में उसी भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि और भी फलित होगी वह छवि, जागे जीवन जीवन कार, लेकर कल तुलिका कला, देखो क्या रंग भरती विमला, वांछित उस किस लांछित छवि पर फेरती स्नेह की कूची भर, अस्तु मैं उपार्जन को अक्षम कर नहीं सका पोषण उत्तम, कुछ दिन को जब तू रही साथ अपने गौरव से झुका माथ, पुत्री भी पिता गेह में स्थिर, पुत्री भी पिता गेह में स्थिर, छोड़ने के प्रथम जीर्ण अजीर। यहाँ पर निराला जी निम्न पंक्तियों में
पहले हम पंक्तियाँ मिलने के बाद संदर्भ पहले की तरह लिखेंगे। तो संदर्भ देखिए छात्रों, सबसे पहले कवि और कृति का नाम। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रसिद्ध हिंदी के शोक गीत सरोज स्मृति से अवतरित हैं। अब इसके बाद हम प्रसंग लिखते हैं। तो प्रसंग में क्या लिखेंगे कि निम्न पंक्तियों में निराला जी ने अपने से बड़े कवियों की निंदा की है। जैसे निराला जी से जो भी बड़ा कवि था, सभी कवियों ने निराला जी को हमेशा खरी खोटी सुनाई और उन्हें छोटा दिखाने का प्रयास किया। तो वो जो नई चीज़, निराला जी से जो भी बड़े कवि थे वे अपने आप को महान समझते थे, और दूसरा कवि जो रचनाएं लिख कर आता था भले ही उनमें नई प्रवृत्ति होती थी, लेकिन उस नई प्रवृत्ति को वे तनिक भी छोटा दिखाने में संकोच नहीं करते थे। वे कहते थे कि हमारी ही रचनाएं केवल महान हैं, बाकी जितने कवियों की रचनाएं हैं वो श्रेष्ठ रचनाएं नहीं हैं। इस तरह की बातें आई हैं निराला जी के मन मस्तिष्क में। निराला जी निम्न बातों को व्यक्त करते हुए बता रहे हैं इन पंक्तियों में। अब फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, व्याख्या लिखते हैं। तो व्याख्या में और भी फलित होगी वह छवि, जागे जीवन जीवन का रवि, लेकर कल तुलिका कला, देखो क्या रंग भरती विमला, वांछित उस किछ लांछित छवि पर फेरती स्नेह की कूची भर। यहाँ यह कह रहे हैं कि और भी फलित होगी छवि। अपने से बड़े जो कवि हैं वो जो मठाधीश बनकर बैठे हुए हैं, उन मठाधीशों की मठाधीशी पर चर्चा करते हुए निराला जी बताते हैं कि और भी, यानी और क्या, फलित होगी वह छवि, कि वह छवि क्या और आज भी फलित होगी। यहाँ कौन सी बात है कि जो कविता लिखने की प्रवृत्ति आज से 2000 वर्ष पूर्व थी, वही वंशस्थ छंद, हरिगीतिका, वसंत तिलका और मलिनी, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा जिस छंद में पहले रचनाएं हो रही थी, क्या 2000 साल बाद भी उसी तरह की रचनाएं आज भी फलित होंगी? आज के पाठकों को क्या वही रचनाएं अच्छी लगेंगी? बिल्कुल भी नहीं। जागे जीवन जीवन का रवि, जीवन का जो रवि है वह अवश्य ही आगे जागृत होगा। आगे जागृत होने की संभावना उस जीवन में अवश्य होगी। लेकर कर कल तुलिका कला, और वह क्या करेगा कि जो कवि है, जिस काव्य छवि को लोग आज तक लिखते चले आए हैं, वह छवि कैसी होगी? वह क्या और आगे भी फलीभूत होगी, आगे भी वह बढ़ेगी और आगे भी उसका प्रसार प्रचार बढ़ेगा, कि आगे जीवन में, कवि के जीवन में कोई नई चीज़ अवश्य आएगी, सूर्योदय अवश्य होगा। फिर आगे वे कहते हैं कि जैसे सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय कितनी भी गहरी निद्रा में कोई व्यक्ति सोया हो, लेकिन उस व्यक्ति की नींद खुल जाती है, व्यक्ति नींद से जागृत हो जाता है। लेकिन कवियों की यह जो दृष्टि है वह कब जागृत होगी? हिंदी कवियों की जीवन दृष्टि कब जागृत होगी? जो जीवन दृष्टि पहले से थी वह आज भी उसी रूप में विद्यमान है। उस जीवन दृष्टि में परिवर्तन कब होगा? लेकर कर कल तुलिका कला, लेकर कर कल तुलिका कला, अर्थात वो अपने विद्रोहियों से, विरोधियों से, जो साहित्यिक विरोधी थे, उनको उलाहना देते हुए कहते हैं कि लेकर कर कल, कि एक न एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब मेरी रचनाएं
साहित्य के मानकों की तुलिका पर, तराजू पर मेरी कला सर्वश्रेष्ठ कला कही जाएगी। अपने विरोधियों को वो संबोधित करते हुए कहते हैं, देखो क्या रंग भरती विमला। फिर कहते हैं कि ईश्वर की मेरे ऊपर असीम अनुकंपा है। भरती विमला अर्थात माँ सरस्वती अवश्य ही मुझे श्रेष्ठ रचनाओं रूपी रंग में ढाल रही हैं। और आप लोग केवल देखते जाओ, आप लोग केवल देखते रहो, फेरती स्नेह की कूची भर। आप लोग केवल देखते जाओ कि मेरे काव्य की छवि में कैसे माँ सरस्वती रंग भरती हैं। और फिर आप लोगों द्वारा लांछित, यानी जिस पर आपने लांछन लगाया है, जिस काव्य छवि पर आपने लांछन लगाया है कि इसमें कविता का गुण नहीं है, वह कविता कैसे वांछित होगी, वह तुम्हारे लिए वांछित हो जाएगी। और आप सब देखना कि उसमें कैसे रंग माँ सरस्वती भरती हैं। सरस्वती जी की कृपा मेरे काव्य सौंदर्य को अवश्य ही आगे बढ़ा देगी। अर्थात माँ सरस्वती की कूंची, अगर साहित्य विद्या रूपी कूंची एक बार चल जाएगी तो आप लोग देखना कि सूर्यास्त के बाद सूर्योदय अवश्य जागृत होता है। उसी तरह से मेरी रचनाओं के रंग भी आगे जागृत होंगे। फिर आगे क्या कहते हैं, अस्तु मैं उपार्जन को अक्षम। यहाँ निराला जी ये जो पंक्तियाँ हैं इनमें अपनी भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मेरा मुख्य विषय तो इस कविता में सरोज है, किंतु सरोज को मैं भूल गया था। क्योंकि अभी आप देखते हैं कि ऊपर जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ वे कवियों को उलाहना देने लगे थे कि तुम 19 वर्ष की थी, तो जैसे ही तुमने 19 वर्ष के प्रथम चरण में पैर रखा तैसे ही तुम अंतर्ध्यान कर गई। तो फिर उसके बाद उन्हें याद आता है कि वो अपनी रचनाएं लेके जाते थे। फिर इसके बाद संपादकगण उन्हें वापस उनकी रचनाएं कर देते थे और उनका मजाक इत्यादि उड़ाते थे। तो अब यहाँ से अस्तुमय उपार्जन को अक्षम से फिर उसी बात को सरोज को याद करते हुए वे आगे कहते हैं कि अस्तुमय उपार्जन को अक्षम, कि मैं उपार्जन यानी पैदा करने में अक्षम, यानी मेरी क्षमता नहीं थी कि मैं बहुत सारा, हे पुत्री मैं बहुत सारा धन कमा सकूं, कर नहीं सका पोषण उत्तम। हे पुत्री मैं तुम्हारा उत्तम पोषण उन्हीं संपादक गणों की निरंकुशता के कारण तुम्हारा भरण पोषण व्यवस्थित ढंग से उत्तम ढंग से नहीं कर पाया। कुछ दिन को जब तू रही साथ, जब मैं तुम्हें तुम्हारी नानी के यहाँ से लेके आया था तो तुम मेरे साथ रही थी। तो जब तुम कुछ दिन के लिए मेरे साथ रही थी तो अपने गौरव से झुका माथ। उस समय अपने ही गौरव से मेरा मस्तक तुम्हारे सामने नत हुआ था, तुम्हारे सामने ही झुका रहता था। क्यों झुका रहता था? क्योंकि आर्थिक तंगी के कारण मैं तुम्हारा पालन पोषण अच्छे ढंग से नहीं कर सका था। और जब तुम मेरे साथ रही थी तो उस समय हे पुत्री तुम्हारे विवाह की चिंता में ग्रस्त मैं थोड़े दिनों में उसे ठीक न कर सकने के कारण अत्यंत ही दुखी था। अब उसका कारण क्या था? कारण यह था कि क्योंकि वो उस समय पुत्री भी पिता गेह में स्थिर, वो कहते हैं निराला जी कि पुत्री पिता गेह में स्थिर छोड़ने के प्रथम जीर्ण अजीर, कि हे पुत्री तुम जानती हो कि तुम पिता गेह अर्थात पिता के घर में स्थिर, अर्थात मेरे उस टूटे फूटे घर में तुम थी।
अगली पंक्ति में वे कहते हैं कि छोड़ने के प्रथम जीर्ण अजीर्ण, अर्थात उस टूटे फूटा जो मेरा मकान था जिसमें न तो अच्छा खाने को था न तो अच्छा पहनने को था, फटे हाल मैं भी था और अपनी स्थिति से मजबूर था। लेकिन सरोज जो तुम छोटी थी तो तुम्हारी स्थिति और तुम मेरी भावनाओं को इतना व्यवस्थित ढंग से समझने वाली थी कि मेरी तरह ही तुमने अपने आप को ढाल लिया था। अब इसके बाद हम इस पंक्तियों के बाद जब व्याख्याएं हो गई तो काव्य सौंदर्य लिखते हैं। तो काव्य सौंदर्य में देखिए, यह इस पंक्तियों में इनकी भाषा सरल सहज प्रवाहमयी खड़ी बोली है। इसमें शांत रस की सुंदर योजना निराला जी द्वारा व्यक्त की गई है और पुत्री मोह की भी भावना निम्न पंक्तियों में व्यक्त हुई है। अब अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो आगे सरोज की स्थिति जानने का प्रयास करेंगे कि फिर आगे निराला जी ने किन किन कठिनाइयों का अनुपालन किया और किन कठिनाइयों से उबार कर पुत्री का विवाह इत्यादि किया। तब तक के लिए धन्यवाद।